मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रल कैलकुलस, ये आज डिस्कस करें। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये पूरी की पूरी वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, dt/3। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये fx मिल गया, और f(π/4) कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अप्लाई क्या करना है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रल कैलकुलस, ये आज डिस्कस करेंगे। हर सवाल के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके अंदर करना है। नहीं होगा तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोगों के लिए वैसे पीपीटी बनाई थी, बट वो कुछ रीजन से करप्ट हो गई, तो अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो सवाल लिखने पड़ेंगे हाथ से सारे। पहला सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ब्रैकेट में 0 से x-1 का होल स्क्वायर t cos t स्क्वायर dt अपॉन x-1 sin x-1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, 1 minus 1/2 और does not exist। देखो सबसे पहला सवाल क्या आंसर आया, किस किस का आया आंसर, 1/2। अच्छे से हाथ खड़े करो, तो इसमें डर नहीं, क्या जो आया ठीक है, 1/2। बाकी किसी का नहीं आया, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है लिमिट्स और इंटीग्रेशन का ना, लिमिट्स और इंटीग्रेशन का ये सवाल है, प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो एक्सटेंडिंग टू 1 जब भी गिवन होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे कौन सी फॉर्म बन रही है। सबसे पहला स्टेप, कौन सी फॉर्म बन रही है। तो x की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना बन जाएगा, 0 से 0 में कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। नीचे वैल्यू पुट करें तो 0। तो ये है 0/0 फॉर्म। लिमिट का सवाल है, तो सबसे पहले फॉर्म क्या बन रही है वो आइडेंटिफाई करेंगे। पहला स्टेप हो गया। 0/0 फॉर्म के अंदर हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, l'Hopital रूल लगा के देखते हैं, है ना। ये रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कौन सी थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यूज आता है इसका। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। सबको पता है लेबनीज थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो तो जैसे मान लो हमें ऐसे दे रखा है 0 से x f(t) dt। पहली बात तो अपने को ये कंफर्म करना है कि यहाँ जो वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ t दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है x। तो यहाँ यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मान लो ये fx के बराबर है, तो f डैश x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो और x को यहाँ पुट कर देंगे तो fx आ जाएगा। x को डिफरेंशिएट, पहले तो ये वैल्यू t की जगह सब्स्टिट्यूट कर देनी है, फिर यहाँ जो वैल्यू उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे t की जगह जहां जहां t है वहां पे क्या रखना है, x-1 का होल स्क्वायर कोस। t की जगह क्या रखना है, x-1 का होल स्क्वायर। तो कितनी पावर हो जाएगी, t स्क्वायर है और t की जगह x-1 का होल स्क्वायर, तो पावर 4 होगी। डिवाइड, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। x-1 का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात जीरो वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, नीचे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में एक बार x-1 को कांस्टेंट लेंगे, साइन को करेंगे तो साइन का आ जाएगा कोस x-1, x-1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर साइन x-1 को कांस्टेंट रखेंगे और x-1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे देखो x-1 है, यहाँ पे ऊपर भी x-1 है, x-1 का होल स्क्वायर भी है, नीचे यहाँ पे x-1 है। x टेंडिंग टू 1 पे फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे 0/0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब x-1 एक फैक्टर होगा जो यहाँ पे इसको 0 बना रहा होगा। तो x-1 फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ है नहीं तो कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x-1 मैंने डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर x-1 को अलग लिखा, बाकी जो बचा हुआ है उसको अलग लिख दिया, कोस x-1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा तो 2 इधर लिख देते हैं बाहर, है ना, ये 2। यहाँ से x-1 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ तो हो जाएगा कोस x-1 और प्लस साइन x-1 अपॉन x-1 हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 बचा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब एक्सटेंडिंग टू 1 पे क्या बन रहा है, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। एक्सटेंडिंग टू 1 पे साइन 0/0 फॉर्म 1 आ जाएगा, 1 + 1 2। ऊपर क्या बन रहा है, 0, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 2 बन रहा है। इधर 2 है, 2 से तो 2 कट जाएगा, बट ऊपर 0 बनेगा तो आंसर 0 आ जाएगा इसका। एक बार सवाल चेक करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट कैसे लिख सकते, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं ना सवाल को। ये जेई मेन का 2020 अटेम्प्ट है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x-1 का होल स्क्वायर t कोस t स्क्वायर x-1 sin x-1। ऑप्शन भी यही दे रखे हैं इसमें। 2020 देखता हूँ आंसर क्या है इसका। 2020 में आया हुआ है ये सवाल, गलत ही है, बोनस लिखा हुआ आंसर। चलो कोई ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये क्या बन जाएगा, ऊपर 0 नीचे नॉन जीरो बन गया बस। ऊपर 0 है नीचे नॉन जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये सवाल है आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलो कोई ना, वो तो आंसर नहीं मैच करा उससे कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। लिमिट का और इंटीग्रेशन का सवाल मिक्स आए तो उसमें क्या करना है, पहले तो देखना है कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। वो बन रही होगी, फिर आपको क्या करना है, वहां पे दोनों तरफ ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे और लेबनीज रूल लगा के फिर आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सवाल है, काफी बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर भी लेबनीज लगानी पड़ सकती है, नीचे भी लगानी पड़ सकती है, ऐसा सवाल भी पूछा हुआ है। बट उसमें लिमिट पूछेंगे आपसे, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ भी दे रखा हो। तो इस टाइप का सवाल अब यदि दोबारा कभी पूछ लिया जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बोनस हो जाएगा तो कोई बात नहीं। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें e⁻x प्लस e⁻−x आएगा और उसके साथ एक gx आएगा, वो फाइंड आउट करना है अपने को।
और वो फाइंड आउट होगा तभी x इक्वल टू 0 पुट करने पे वहां से वैल्यू मिलेगी अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेस लिखा हुआ है ना एज इट इज वो आया है, तो पहला थॉट तो हमारा क्या जाता है कि क्या पता ये फॉर्म बन रही हो। एक थॉट तो ये जाएगा ना e की पावर x बाहर देखे तो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कंफर्म तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पहले e रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को हटाना पड़ेगा ना, एक फॉर्म में लाना पड़ेगा t की फॉर्म में या किसी के फॉर्म में। तो देखो पहला थॉट तो यही देते हैं, फिर उससे आंसर आता है कि नहीं आता। ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को t ले लें हम, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ई रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी आ जाएगी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेस टू पावर टी। अब क्या मैं बाकी वैल्यूज को डी टी में या टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं क्या, देखो ई रेस टू पावर टी आ गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स इक्वल टू, यही होगा ना, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स लिख दिया, एलसीएम लेंगे तो ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स आ जाएगा। तो ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 भी नहीं बन रहा ना कहीं पे, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्या, इसको करना चाहे पूरे को सब्स्टिट्यूट तो ई रेस टू पावर 2x यहाँ आ गया, ई रेस टू पावर x और ई रेस टू पावर माइनस एक्स भी आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज टी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इस मेथड को यहीं छोड़ देंगे। तो ये आपके माइंड में पहला थॉट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू पावर में पावर है और उसका आंसर भी क्या आता है, इसका ई रेस टू पावर एक्स के साथ क्या आता है, एफ एक्स आता है ना। तो ये यहाँ जो लिखा हुआ है सेम वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थॉट आ सकता है बट वो बन नहीं रहा है। तो एक छोटा सा स्टेप लिखना है, उसके बाद यदि ये वैल्यू टी और डी टी में कन्वर्ट हो जाती है तब तो ठीक है, टाइम लग रहा है तो फिर छोड़ना पड़ेगा यहीं पे। अब आगे दूसरा तरीका देखें, तो दूसरा तरीका होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है। अब ये भी एक तरह से आता तो सब्स्टिट्यूशन से ही है, बट ये फॉर्म डायरेक्ट बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोई और तरीका देखना पड़ेगा। अब ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को टी लेट करने पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स आया। तो यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो उसको मैं 1 टाइम और 1 टाइम लिख सकता हूँ ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसे ब्रेक कर लिया और यहाँ आ गया ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सोल्व हो जाएगी इजीली, तो इसको तो मैंने अलग लिख लिया, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो बाई सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगी, इसको टी मानेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये सोल्व हो जाएगी। बाकी क्या बचा हमारे पास, ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 बच गया, और इधर क्या है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे भी ई रेस टू पावर एक्स और साथ में आ जाएगा dx। ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, बस इतना ही आ जाएगा। कैसे आया, इसको t लिया तो दिस इंटू दिस हो गया dt, तो ये ई रेस टू पावर t इंटू डी टी, ई रेस टू पावर t को इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू पावर t ही आ जाएगा, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है क्या, देखो कुछ इस तरह का, यहाँ पे ई रेस टू पावर 2x है, इसको पावर 1 बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ई रेस टू पावर x कॉमन लेना पड़ेगा,
है ना। तो यहाँ से मैंने ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन और माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। जहाँ नहीं है वहाँ डिवाइड करेंगे, तो ई रेज टू पावर एक्स को डिवाइड करने का मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिख देना। और ये है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये इसके साथ सोल्व हो सकती है क्या? हो सकती है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है। इसका बेस ई है, इसका बेस भी ई है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ बन जाएगा ई रेज टू पावर, इन दोनों को सोल्व कर दिया आपस में, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखो, अब इस पूरी क्वांटिटी को यदि मैं टी मानूं तो वो नीचे डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। इस पूरे को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा। तो यहाँ से इसको टी माना तो ये हो गया दिस मल्टीप्लाई दिस डी टी हो गया, तो फिर ई की पावर टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, पहली टर्म तो है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, प्लस सेकेंड में क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स प्लस सी। इसको फिर से अलग अलग कर दें तो ये लिखा हुआ है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये तो कॉमन आ गया, इधर बचा वन और इधर बचा ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, जी एक्स, और जी ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, टू हो जाएगा। तो ऐसे करना पड़ेगा फिर अपने को। तो अच्छा कॉन्सेप्ट यूज आया है। तो इस तरह से कभी बने तो क्या करना है अपने को, जितना सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है उसको अलग कर लो और बाकी बचा है फिर उसको अलग करके सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत नहीं बन रहा छोड़ के फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे। तो यदि ये सवाल आता है यदि आपके पेपर में इस तरह का, तो इस सवाल को पहले अटेम्प्ट में हम नहीं करेंगे। यदि ये यहाँ बन रहा होता तो कर लेते ही, नहीं बन रहा तो ये विद इन 30 सेकेंड्स पता लग जाना चाहिए आपको, छोड़ो आगे बढ़ो, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में इसको सोल्व करें। पहले अटेम्प्ट में सवाल सोल्व करने वाला ये था, इस सवाल को करेंगे, इसको पहले अटेम्प्ट में नहीं करेंगे। यदि ये इस तरह से बन जाती स्टैंडर्ड फॉर्म तब तो कर लेते, हो सकता है बन भी जाए बट वो बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए आपको। इंटीग्रेशन करना है, एक्सप्रेशन दे रखा है x अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। ऑप्शंस में ध्यान से देखोगे तो देखो क्या है, एक चीज आपको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में क्या दिख रही है, कॉमन, ये चीज हर जगह आई हुई है। तो मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का यूज बहुत ज्यादा है यहाँ के ऊपर, है ना। तो यदि मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी के बराबर लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, पहले ये देखते हैं। एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लेट करें, है ना, इसको क्या ले, टी ले, और डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, एक्स को डिफरेंशिएट किया वन, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बराबर आ गया डी टी के बराबर। तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो एक्स कोस एक्स की वैल्यू डी एक्स के साथ डी टी आ जाती है। हमारे पास x है, कोस एक्स नहीं है, तो यहाँ कोस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमें बाद में पता लगेगा, पहले नहीं पता लगेगा। तो इसको लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स कोस एक्स लिख दूं एक बार तो, और इसके साथ नीचे स्क्वायर आएगा यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अलग हो जाएगा इंटू डी एक्स। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ये सोल्व हो चुकी है, इसको यदि इंटीग्रेट करना हो तो हम कर सकते हैं तुरंत बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लेते ही ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है,
तो ये सोल्व हो जाएगी 1/t² की हेल्प से, -1/t हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी बच गई, एक सोल्व हो रही है, दूसरी सोल्व नहीं हो रही है, और दोनों किस फॉर्म में लिखी हुई है? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? बाई पार्ट्स लगा देंगे, है ना। और मैंने आपको बताया बाई पार्ट्स में जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो उसको क्या लेंगे? सेकंड। जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो उसको फर्स्ट। कॉन्सेप्ट तो यही होता है। आईलेट का यूज तो बाद में वो देखना हो, अब यहाँ पे तो आईलेट से तो देख ही नहीं पाएंगे अपन। तो जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो उसको सेकंड, जिसको डिफरेंशिएट करना हो उसको फर्स्ट। तो इसको ले लेंगे फर्स्ट और इसको ले लेंगे सेकंड। इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या वो भी लिख लेते हैं। इसको टी लेंगे तो ऊपर आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है? -1/t। -1/t का मतलब आ जाएगा -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वो भी लिख लिया, क्योंकि डायरेक्ट ही लिख लेंगे, फिर बार बार थोड़ी ना इंटीग्रेट करेंगे टी लेट करके। तो अगले स्टेप में इसको तो बाहर लिखा क्योंकि फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तो आ गया पहले। तो देखो यहाँ से एक टर्म कंफर्म होगी ना, तो ऑप्शंस पे जाओगे तो देखो आपको दिखेगा माइनस का एक्स सीकेंट एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक ही टर्म में दिख रहा है। ये कंफर्म है कि ये ठीक है, तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं रहा ना। बट हम पूरा तो सोल्व कर लेते हैं फिर भी। प्लस एक्स कोस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन से रूल से करेंगे? डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल लगा देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। फिर कोस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन, और उसके बाद एक्स को एज इट इज रखेंगे, कोस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमने लिखा हुआ ही है, माइनस का 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कट जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे भी तो माइनस आएगा, बीच में भी माइनस का साइन आएगा, इससे ये कट गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया? सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। आंसर आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस ने काफी हेल्प की है कि हम एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को कुछ माने। तो एक्स साइन एक्स कोस एक्स एक मतलब स्टैंडर्ड टाइप का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या बच रहा है? ओनली एक्स कोस एक्स बच रहा है ना। तो इस तरह से और तरह के सवाल भी बना के पूछे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल ना। स्टैंडर्ड सवाल है, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये ध्यान रखो, इसको चेंज करके कभी कभी ऐसा भी बनाया जा सकता है कि उसको डिफरेंशिएट करे तो एक्स कोस एक्स साइन एक्स आए, कभी कभी ऐसा भी बनाया जा सकता है कि एक्स टेन एक्स आए। तो जो आएगा उससे ऊपर नीचे अपने को मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ये सीखने वाला है यहाँ से। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टैंडर्ड सवाल है, देखते ही पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? देखते ही, जो इनकी पावर्स है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखी होगी, और लीनियर एक्सप्रेशंस गिवन होंगे आपको, है ना। दो लीनियर एक्सप्रेशन और उनकी पावर किस में? पी बाई क्यू की फॉर्म में। पहले आप ऑप्शंस को देखोगे तो पता लगेगा कि डिनोमिनेटर में क्या रखना है, x+4 रखना है, बट ऑप्शन में कभी कभी उल्टे भी दे सकते हैं कि x-3। तो डिनोमिनेटर में हमें वो रखना होता है जिसकी पावर बड़ी होती है। जिसकी पावर बड़ी, तो पावर कौन सी बड़ी है? 8/7। तो इसको कहाँ लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है। वो ऑप्शंस भी बता रहे हैं, उसको क्या करना है? ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके कैसे जाएंगे? ऐसे तो नहीं पकड़ के वहां ले जाएं। पॉजिटिव पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो नेगेटिव पावर होगी तो x-3 की पावर कितनी हो जाएगी? -6/7। ठीक है, और इधर भी डिवाइड में क्या करेंगे? x+4 की पावर कितनी ले लेंगे? -6/7। यदि -6/7 ली है तो प्लस भी करनी पड़ेगी, प्लस इसके साथ करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 14/7 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 1/x+4 का होल स्क्वायर इंटू dx।
जितनी पावर ऊपर रहेगी उतनी पावर नीचे लानी है इसकी। तो -6/7 है तो -6/7 इधर मल्टीप्लाई में किया, तो इधर भी इसके साथ 6/7 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि x+4 की पावर -6/7 को मल्टीप्लाई करूँ x+4 की पावर 6/7 से, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ ये चीज लिखी, इसलिए हमें साथ में ये भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस करना है ना, जैसे +1 किया वैसे -1, मल्टीप्लाई 2 तो डिवाइड 2। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद इसको लिखेंगे क्या? x-3/x+4 की पावर -6/7 और 1/x+4 की पावर 2 हो गया dx। अब इसको क्या मान लो? t। तो ये अपने आप 1/x+4 की पावर 2 बन जाएगा। तो x-3/x+4 को क्या मानना है अपने को? t लेट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा x+4 का स्क्वायर, फिर आएगा x+4, x+3 को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे 1, माइनस x-3 को एज इट इज रखेंगे और x+4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, x कट गया और यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा? 7, 4 + 3 7, 7/x+4 का होल स्क्वायर। dx किसके बराबर आ जाएगा? dt के बराबर आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? dx/x+4 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा? dt/7 हो जाएगा, dx/x+4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा t की पावर -6/7 इंटू dt/7। तो 7 को बाहर ले ले। t की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर n+1/n+1। तो इसमें +1 करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी? +1 करते ही आ जाएगी 1/7 और नीचे कितना आएगा? 1/7। इस 1/7 से ये 1/7 कट गया, प्लस c। t की पावर 1/7, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x-3/x+4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सवाल है जो काफी बार पूछा जा चुका है। हाँ, क्या? हाँ, तो कैसे स्टार्ट करना है समझ में आ गया ना। अब इसमें डिफरेंशिएशन के चक्कर में फंसोगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा। मान लो ये सवाल जेईई मेन में आता है और आप इस तरह से सोच नहीं पाते, तो लास्ट ऑप्शन ये बचता है, आपके पास टाइम भी हो तो हर ऑप्शन को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, तो किसी न किसी के बराबर आ जाएगा। चारों में से कोई एक तो बराबर आएगा ही आएगा। अब आपकी किस्मत अच्छे, ए से स्टार्ट करो और ए ऑप्शन हो जाए, डी से स्टार्ट करो डी ऑप्शन हो जाए। वो तो सबसे लास्ट कि आपके पास टाइम भी है और आपसे इस मेथड से सोल्व नहीं हो रहा है तो करोगे उस मेथड से। ऐसा नहीं कि स्टार्ट बस डिफरेंशिएशन से कर दिया, अपने आप बनता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। समझ आ गया? नेक्स्ट टाइप है जिसमें साइन इनवर्स आ जाए, कोस इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए। यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा, तो इसमें क्या यूज करना है अपने को? सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। x को हमें लेट करना पड़ेगा, तो 1 + x में क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम? कोस 2 थीटा भी करते हैं और टेन स्क्वायर थीटा भी करते हैं, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या बनता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा अपने को, क्योंकि स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा। x को सब्स्टिट्यूट कर दे टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 + x कितना हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा। ऊपर लिखा हुआ है x, तो √x/x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। कितना हो गया ये? कितना आ गया? साइन थीटा आ गया। और यहाँ बाहर क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स साइन थीटा। तो dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ अपनी मर्जी से डी थीटा थोड़ी लिख देंगे। dx को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? dx 2 tan थीटा
dx हो जाएगा 2 tan थीटा और secant स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सोल्व कर लो। थीटा इंटू 2 बाहर आ जाएगा, थीटा इंटू टेन थीटा secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करना आसान है और इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, तो फर्स्ट और सेकंड लेके इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लेके सोल्व करें तो बाहर फर्स्ट इंटू सॉरी उल्टा ले लिया ना हमने। इंटीग्रेट इंटीग्रेट किसको, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट ये लेंगे, सेकंड ये लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा, और टेन थीटा को टी लेट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा डी टी, तो टी स्क्वायर बाई टू। टी को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, माइनस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा। इससे ये कट गया, थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। टू सबके मल्टीप्लाई में है ना ये, तो ये वाला 2 इससे भी कट जाएगा, इसका 2 तो इससे काट दिया, आगे अंदर भी, क्योंकि ये जो 2 है पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या, उसको क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा और प्लस सी, ये आ गया। अब हमने x को टेन स्क्वायर थीटा लिया था, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह तो आ जाएगा x, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा टेन इनवर्स रूट x। टेन थीटा कितना हो जाएगा रूट x, और थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स रूट x प्लस सी। टेन इनवर्स रूट x के साथ क्या है x प्लस 1, और यहाँ माइनस रूट x प्लस सी है। ax की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, तो a ऑफ 1 कितना आ जाएगा 2। bx की वैल्यू कितनी है माइनस रूट x, तो b ऑफ 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनवर्स वाले सवालों को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है अपने को सॉल्व। 3 नहीं, क्या फिर 3 नहीं, 3 नहीं, 3 देखो इधर ऊपर लिखा हुआ है cos x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x 1 प्लस साइन रेज टू पावर 6x की पावर 2/3। तो सबसे पहले क्या करना है वो तो पता लग गया होगा, साइन x को क्या लेंगे t, जिससे कि cos x dx क्या बन जाएगा dt। साइन x को t लेंगे, ये तो सबको पता लग गया होगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा हमारे पास dt अपॉन t रेज टू पावर 3 1 प्लस t रेज टू पावर 6 और यहाँ पे 2/3, ये आ गया। ठीक है ना, जब भी इस तरह की सिचुएशन बने आपके सामने, कभी कभी ये एक्सप्रेशन ऊपर भी लिखा हो सकता है नीचे भी, जैसे पिछला एक्सप्रेशन था। तो जो एक्सप्रेशन किसी पावर में होता है, जैसे यहाँ 2/3 है, पावर 4 हो, पावर 3 हो, उसमें से हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। तो t रेज टू पावर 6 यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो t रेज टू पावर यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, बट वो निकलेगी कितनी पावर 4 ही निकलेगी बाहर। t की पावर 6 की पावर 2/3 करेंगे तो इससे ये कट जाएगा 2, तो बाहर निकलेगा t रेज टू पावर 4। बाहर t रेज टू पावर 4 निकला तो 3 बाहर वेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 7, और ये क्या बन जाएगा t की पावर -6 प्लस 1 बन जाएगा की पावर 2/3। अब जो अंदर एक्सप्रेशन है उसको t मानोगे तो जो बाकी बाहर बचा एक्सप्रेशन है वो dt की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ t नहीं p मान लेते हैं क्योंकि t हमने पहले ही ले रखा है। तो 1 प्लस t रेज टू पावर -6 को p लें और अब इसको डिफरेंशिएट कर दें,
तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसका -6 t की पावर -7 dt इक्वल टू dp। किसकी dp? खून ही खून हो गया, विक्रम ने बुलाया था, गोलियां चला दी। ठीक है, तो dt अपॉन t⁻⁷ कितना आ गया, dp अपॉन -6 आ गया। देखो बाकी जो बचा हुआ था, इसको क्या माना हमने, p। p ऊपर जाके क्या हो जाएगा, p⁻⁻2/3, तो ये आ गया -1/6 p⁻⁻2/3 इंटू dp। इसको इंटीग्रेट करें तो +1 कर देंगे, तो -2/3 +1 कितना हो जाएगा, 1/3। तो p की पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा -1/2 और p⁻⁻1/3। p किसको माना, 1 + t⁻⁻6 को की पावर 1/3। और t किसको माना था, sin x को, तो sin x भी पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, -1/2 t⁻6 + 1 अपॉन t की पावर 6 की पावर 1/3 प्लस c। ये जो t की पावर 6 है वो पावर 1/3 के साथ बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, t² बाहर आया, मतलब साइन स्क्वायर बाहर आया। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में जाके कोसेकेंट स्क्वायर। तो यहां से मैं लिखूं तो fx क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर -2 1 + sin⁻⁶x की पावर 1/3 प्लस c। तो fx तो आ गया ये कंप्लीट, लेमडा आ गया ये। हमें क्या चाहिए, लेमडा 1/3 इंटू -1/2 इंटू कोसेकेंट x, कोसेकेंट π/3, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3, 4/3 हो जाएगा। क्या हुआ, अच्छा लेमडा 3 है, सॉरी लेमडा की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो लेमडा 3 हो जाएगा यहाँ पे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आ गया। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। जब भी इस तरह की फॉर्म बने तो जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा होता है उसकी हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो आएगा वो अपने आप डिफरेंशिएशन के बाद बन जाएगा। ये है स्टैंडर्ड। इस तरह का डायरेक्ट इस तरह का दिया जा सकता है या एक बार सब्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। दोनों तरह के सवाल मल्टीपल्स टाइम पूछे गए हैं, तो ये ध्यान से करना है आपको, है ना। ट्रिगो दे रखी है ना पूरे के एक्सप्रेशन के अंदर, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है सिंप्लीफाई उतना ही जल्दी होता है यदि हम कर पाते हैं तो जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हो गया, कभी कभी साइन और कोस की बड़ी पावर्स दी हो तो वहाँ पे ट्रिगो का यूज़ करना है। जैसे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, तो उनकी वैल्यू आपको याद है तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये पावर 5 में है, ये पावर 5 में है, यहाँ पावर 3 2, यहाँ पावर 3 2। तो ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आए, 4 टर्म्स दे रखी है। तो जैसे कि साइन एक्स को मैं p ले लूँ और कोस एक्स को q ले लूँ, तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, p की पावर 5 प्लस p³ q² प्लस p² q³ प्लस q⁻⁵। तो कैसे आता है ये p² प्लस q² और p³ प्लस q³, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, p³ प्लस q³ सॉरी p³ प्लस q³। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी अपने को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी पहली टर्म ये मिलेगी ना, p² p⁻³ से ये मिल गया, p² q³ से ये मिल गया, q² इसके साथ ये मिल गया और ये इसके साथ ये मिल गया। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, sin² x प्लस cos² x और sin³ x प्लस cos³ x। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कर लिया उसके बाद तो ज़्यादा इस सवाल में कुछ बचेगा नहीं। स्क्वायर का ध्यान रखना, कभी कभी क्या है जल्दी में सोल्व करते टाइम भूल जाते हैं हम स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा sin² x प्लस cos²x, इसका भी स्क्वायर होगा और sin³ x प्लस cos³ x का भी
स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया 1। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भी आगे सोल्व कर सकते हो, और साइन कोस है, तो साइन कोस नीचे भी और ऊपर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, टेन और सीकेंट में चेंज कर लेते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है सोल्व करने का। तो यहाँ पे किसी एक को पूरा 10 बनाना पड़ेगा, तो किसी एक को पूरा 10 बनाने के लिए कोस क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। कोस क्यूब अंदर डिवाइड करना है तो बाहर से कितना भेजना पड़ेगा, कोस की पावर 6 भेजनी पड़ेगी। अंदर कोस क्यूब डिवाइड करना है तो बाहर स्क्वायर को भी तो देना पड़ेगा ना कोस क्यूब, तो कोस की पावर 6 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो कोस की पावर 6 से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया। कोस की पावर 2 6 से कटेगा तो 4। साइन स्क्वायर इन चार में से 2 पावर के साथ तो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स, और बाकी 2 बचा उससे क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन ये कोस की पावर 6 अंदर जाके क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे अब, 10 किसको मानेंगे, टी, 10x को टी माने तो काम बन जाएगा क्या हमारा, 10x को टी मानने से, या फिर पूरे को टी मान ले। 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को टी माने तो क्या होगा, उससे 10x से हो जाएगा। ये स्क्वायर का क्या करेंगे फिर, यहाँ पे भी 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को पूरे को लेट करेंगे ना, 1 प्लस पूरे को लेट कर ले तो क्या दिक्कत होगी, उससे आ जाएगा ना। तो 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को टी लेट कर लिया हमने, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स और 10x का सीकेंट स्क्वायर एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, डी टी बाई 3, डी टी बाई 3 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है डी टी बाई 3 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 1/3 डी टी बाई टी स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस का 1/3 1/t प्लस सी। टी एफ एक्स है और एफ एक्स किसको लिया हमने, ये एफ एक्स मिल गया, और एफ ओ पाई/4 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रिगो का यूज करके भी इंटीग्रेशन के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल कितने किए हमने, 8 क्वेश्चंस किया आई गेस, या 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 सवाल भी यदि आपने कर लिए तो मुझे लगता है इनमें से एक सवाल का टाइप आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये 7 भी आगे तो इनडेफिनेट का सवाल होने के 90% चांस हो जाएंगे। तो इनडेफिनेट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लिए, बाकी आपको करने हैं सवाल सोल्व, PYQs या जो भी है, डाउट्स वगैरह हो तो वो डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन तभी आएगा जब इनडेफिनेट आएगा, सिंपल सी बात है। इनडेफिनेट नहीं आता तो पहले वो सीखना पड़ेगा। विदाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट नहीं आएगा, क्योंकि छोटा से छोटा इंटीग्रेशन तो इसमें भी करना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉपर्टीज का यूज कर दो तो भी। तो इसमें जो पहले टाइप के जो सवाल बनते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, वो फंक्शंस चैप्टर में मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन तीनों पे सवाल बनते हैं, जेई में पूछे भी जाते हैं। तो इसका मतलब मॉड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मॉड के जो सवाल है मैक्सिमम सवाल ग्राफ की हेल्प से सोल्व हो जाते हैं, है ना, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से सोल्व हो जाते हैं। ग्राफ बनाना यदि आपको मॉड किसी भी मॉडुलस फंक्शन का आता है तो थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम होगी उसके अंदर, है ना। बिना ग्राफ के भी सोल्व तो हो सकता है, उसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, मतलब लिमिट को तोड़ना पड़ेगा और वैसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के भी जो सवाल है ग्राफ की हेल्प से हो जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के मतलब कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन दे दिया तो उसका ग्राफ नहीं बनता, बाकी उसका भी ग्राफ तो ड्रॉ हो ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों के मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पे सवाल कैसे बनते हैं और कैसे अपने को सोल्व करना है। जैसे एक सवाल मैं सोल्व करवा देता हूँ, फिर आपको बाकी के सवाल आपको सोल्व करना है। पहला सवाल क्या है, -पाई से पाई, और यहाँ लगा है मॉडुलस पाई माइनस मॉड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। तो -पाई से पाई हो तो कभी भी आपको लिमिट -a से a दिखे,
है ना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो आपको प्रॉपर्टी सारी याद है, तो माइनस ए से ए की भी आपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो वैल्यू है ट्वाइस हो जाती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब ये क्या हो, इवन हो, इवन फंक्शन हो, तब तो हो जाता है ट्वाइस। और जब ये ओड फंक्शन हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ऐसा मत करना कि आपको इवन नहीं लगा तो ओड ही होगा, ऐसा नहीं होता ना। ना इवन और ना ओड ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है, तो जल्दीबाजी में ऐसी चीजें हो जाती है। तो इसको चेक करोगे तो इवन कैसे चेक करते हैं, इवन और ओड, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स से, और वापस हमें एज इट इज वही फंक्शन मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा, इवन होगा। एक्स को माइनस एक्स से चेंज करने के बाद पूरे फंक्शन के बाहर माइनस कॉमन आ जाए तो वो हो जाएगा ओड, अदरवाइज नाइदर इवन नॉर ओड। तो यहाँ पे तो मोड लगा हुआ, तो एक्स को माइनस एक्स से बदलोगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो क्या है, इवन है। इवन है तो माइनस पाई से पाई को ना सोल्व करते हुए हमें क्या सोल्व करना होगा, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई, पाई माइनस मॉड एक्स और इसका मॉड इनटू एक्स, है ना। अब देखो ये लिखने से सिंप्लीफाई हो गया ये काफी। अब इसकी लिमिट क्या है, 0 से पाई, विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। 0 से पाई में सारी वैल्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जब इनपुट मोड का पॉजिटिव होता है तो मोड एक्स किससे खुलता है, एक्स के साथ खुलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मोड तो अपने आप ओपन हो जाएगा। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स का मोड बचा बस। समझ में आया? ये जो इनपुट है एक्स का वो पॉजिटिव है, तो इनपुट मोड के अंदर पॉजिटिव जाए तो मोड एक्स एक्स होता है, और नेगेटिव जाए तो मोड एक्स माइनस एक्स होता है। ये पता होगा ना आपको। तो ये बच गया हमारे पास, ठीक है। और पाई माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस पाई लिखो, मोड के अंदर तो एक ही बात है ना। एक्स माइनस ए लिखो या ए माइनस एक्स लिखो, मोड के अंदर इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि बाहर मोड लगा हुआ है। आउटपुट तो वैसे ही पॉजिटिव मिलना है। और इसका जो ग्राफ होता है y इक्वल टू जैसे मोड x प्लस वन, मोड x माइनस वन, इसका ग्राफ आप बहुत इजीली बना सकते हो। तो जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये 0 कब हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है। तो पाई इधर ड्रॉ कर दिया, पाई पे वैल्यू कितनी हो रही है, 0, और 0 पे कितना है, पाई। 0 पे तो ये पाई है और पाई पे 0 हो रहा है। कहाँ तक जाना है, 0 से पाई जाना है। तो क्या बन गया, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये एरिया और इससे जो आंसर आएगा दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इस क्वांटिटी का दो तो बार मल्टीप्लाई में होगा ही होगा। क्या लगाएंगे इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ पाई स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे फिर से मोड भी हटा सकते हो। 0 से पाई के अंदर पाई माइनस एक्स किसके बराबर होगा, पाई माइनस एक्स का मोड पाई माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि जब ये 0 होगा तो भी ये पॉजिटिव है, पाई पे 0 है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मोड हटा के भी कर सकते हो और ग्राफ बना के भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, आप पाई माइनस एक्स लिखोगे ना, तो फिर पाई माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर उस पर लिमिट 0 से पाई लगानी पड़ेगी, तो वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी कम कैलकुलेशन है, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बेटर है इस तरह का एक्सप्रेशन कभी भी दिखे तो जब ये 0 बन रहा हो वहाँ पे ये कॉर्नर बनेगा, ये ग्राफ आगे इस तरह से बनेगा ना। हमें तो 0 से पाई का चाहिए था, तो 0 से पाई का ही लिया। इधर भी इस तरह से जाएगा ये ग्राफ, है ना। वी शेप बनती है, और जो कॉर्नर है वो कहाँ बनता है, जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो। इसके ग्राफ में कहाँ पे बनेगा, -1 पे। तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? देखो क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक, तो एक जी एक्स गिवन है। जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन। और एक्स 0 से 4 में है,
0 से 3 में gx माइनस fx dx निकालना है। तो ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब मैं gx का अलग से 0 से 3 में निकाल दूं और fx का अलग से 0 से 3 में निकाल दूं, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा। तो पहले निकाल देते हैं 0 से 3, 0 से 3 gx dx, ये निकालना है ना। gx क्या है? f ऑफ fx, gx लिखें यहाँ पे तो आ जाएगा fx कितना है? मॉड x माइनस 2, और उसमें फिर x की जगह क्या रखना है? फिर fx रखना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का मॉड माइनस 2। पहले fx लिखा, fx के अंदर जहां x है वहां से फिर क्या रख दिया? fx रख दिया। तो यहाँ x हुआ करता था, उसकी जगह वापस मैंने मॉड x माइनस 2 रख दिया, है ना। इसका ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ग्राफ बन गया तो बहुत ही इजीली इसका आंसर भी आ जाएगा। 0 से 3 के अंदर इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट तो कितना आएगा। तो देखो इसका ग्राफ बनाना कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेप 1 में हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले स्टेप में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा किस पे? 0 होगा ये 2 पे, है ना। 2 पे इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ है मॉड x माइनस 2 का, है ना। फिर इस ग्राफ में क्या माइनस किया हमने? 2। 2 माइनस करने का मतलब ग्राफ नीचे 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस होता तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर की तरफ चला जाता, तो 2 यूनिट नीचे आएगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा से ये भी चेक मारना है कि जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, है ना, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 0 पे देखो 2 माइनस 2 0 आ रही है, तो ग्राफ यहाँ से पास करेगा और ये इस तरह से बन जाएगा। ये 0 पे होगा और ये कहाँ होगा? 4 आ जाएगा ना। 4 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट भी मार्क कर लिए मैंने। इसका काम हो गया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में पूरे पे मोड लगाना। तो कोई भी ग्राफ पे मोड लगाने का मतलब है उस ग्राफ का नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे का पार्ट हटा के उसकी मिरर इमेज बना देनी है ऊपर। तो इस ग्राफ की मिरर इमेज बनाए। तो ये क्वांटिटी कहाँ तक आई थी? ये 2 पे कितनी आई है? ये x इक्वल टू 2 पे क्या होगी? 2 होगी ना, है ना। माइनस 2 होगी इस क्वांटिटी की। मोड लगाने से फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे। कहाँ तक जाएगा? ये 2 तक। बाकी ग्राफ ये रहेगा और ये ग्राफ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से 3 चाहिए। ये क्वांटिटी 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 3 पे यहाँ हो जाएगा। ऐसे कहीं ना कहीं एक लाइन हो जाएगी। तो हमें ग्राफ जो चाहिए वो ये वाला रीजन चाहिए, बाउंडेड। 0 से 3 में जो बाउंडेड रीजन है वो ये हमारा। 0 से 3 में एफ जी एक्स डी एक्स की वैल्यू इसका जो एरिया कैलकुलेट करने से आएगी उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है इसमें से एक छोटा सा ट्राइंगल क्या किया गया है? माइनस किया गया है। पूरा ट्राइंगल का एरिया, या हम लिखे तो शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 2, माइनस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 3 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो ये तो एरिया हो गया इसका 0 से 3 में जी एक्स का। दूसरा हमें क्या निकालना है? 0 से 3 में किसका? एफ एक्स का, एफ एक्स डी एक्स। इसका ग्राफ तो इजीली बन जाएगा इस तरह से। कहाँ तक चाहिए? 3 तक चाहिए, तो 3 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 2, ये 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो ये एरिया चाहिए अपने को। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ दोनों ट्राइंगल का क्या करना है? सम करना है। तो एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ बेस कितना है? 2, 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 प्लस 1/2, 3/2। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, ये वाला में 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पे। यस, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 2, 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? ये
5/2। ये भी 2 है, ये भी 2 है, बिल्कुल ठीक है। इससे ये कट गया 2, 2 + 1/2 कितना आ जाएगा? 5/2। इसका एरिया आ गया 5/2। और ये कितना आ जाएगा? 4 - 1/2, 7/2। हमें क्या करना है? 7/2 - 5/2 कितना आ जाएगा? 2/2। 2/2 मतलब आंसर 1 आ जाएगा। तो कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर ग्राफ से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको फिर केसेस बनाने पड़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, और ग्राफ बन जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया होगा कि बनेगा भी नहीं आपसे। समझ आ गया सबको कैसे करना है? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज किया गया है, बाद में बाहर मोड भी लगा हुआ है, दोनों चीजें। तो पहली लाइन तो यही लिखी हुई है कि दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट आए वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कंसिडर करना है। इसकी वैल्यू निकालनी है 1 से 2 में। 2x - 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। तो 1 से लेके 2 मॉडुलस ऑफ 2x - 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ये सोल्व करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर और x दे रखा है, इसके साथ आपस में इन तीनों का रिलेशन होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का। x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करने से इजी होता है फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रेट करना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है वो पीरियोडिक फंक्शन है और ग्राफ 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 तक जाता है उसका, है ना, रिपीट करता है वो। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो हमें मैक्सिमम यही ट्राई करनी है कि उसको फ्रैक्शनल पार्ट में यदि पॉसिबल है तो कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ 3x है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 3x माइनस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हो जाएगा 1 से लेके 2, 2x माइनस क्या लिखेंगे? 3x माइनस 3x dx। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 1 से 2, 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा, और प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx हो गया। ठीक है, अब ये कब चेंज होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाए मान लो हम, तो वो ग्राफ कैसा बनता है? इस तरह का। ये से ग्राफ बनता है 1 तक, है ना। पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता रहेगा। 1 2 3 ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये लाइन किसकी होती है? y इक्वल टू एक्स की। तो 0 से 1 में जब भी फ्रैक्शनल पार्ट का इनपुट आएगा तो वो वैल्यू क्या देगी हमें आउटपुट में? x। 0 से 1 के इनपुट को फ्रैक्शनल पार्ट x देता है। 1 से 2 की वैल्यू को क्या देता है? 1 माइनस एक्स या x माइनस 1? x माइनस 1 होगी ना, स्लोप पॉजिटिव है ना इसकी। तो x इक्वल टू 1 पे 0 है और 2 पे वैल्यू जस्ट 1 तक जाएगी। तो ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स की। और जब भी इनपुट में 1 से 2 दें तो वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या देगा? x माइनस 1 आउटपुट में देगा। जब भी वैल्यू 2 से 3 में होगी तो आउटपुट में क्या देगा? x माइनस 2। तो इस तरह से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, बाहर मोड लगा हुआ है। ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ होगी? ये क्वांटिटी 0 से 1 में होगी, और ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 से 2। तो 0 से 1 की क्वांटिटी में से मुझे 1 से 2 की क्वांटिटी को माइनस करना है। तो मोड किसके साथ ओपन होगा? माइनस के साथ, क्योंकि ये होल क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। जब x 1 से 2 है तो ये होल क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। तो मोड को तो हम यहाँ पे ऐसे ही हटा देंगे। तो मोड हटके क्या हो जाएगा? 1 से 2 ये क्या बन जाएगा? इसको पूरे पे माइनस लगा दिया तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x माइनस 3x का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू dx ये हो जाएगा। मोड हट गया। इसके बाद हमें सोल्व करना है अब 1 से 2, 1 से 2
x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को बस। तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, x dx माइनस 1 से 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x इंटू dx। ठीक है, ये तो सोल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 1 से 2 इसको सोल्व करना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को सोल्व करना है ओनली 1 से लेके 2 में। तो 1 से लेके 2 में ये क्या बनेगा, इनपुट इसका 3 से लेके 6 का बनेगा। ठीक है, तो पहला तोड़ दूं मैं। अच्छा, 1 से 2 में निकालो या 0 से 1 में निकालो, इस चीज़ में कोई फ़र्क आएगा क्या? क्योंकि इसका पीरियड 1 होता है ना। तो जैसे मान लो हमें किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को 0 से 100 तक निकालना है, तो हम 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे नहीं करेंगे। इसका पीरियड क्या है, 1 है। तो 0 से 1 में जो वैल्यू आएगी उसका कितना टाइम्स हो जाएगी, 100 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाता है। तो 1 से 2 में वही वैल्यू आएगी जो 0 से 1 में आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट की ये प्रॉपर्टी होती है। तो 0 से 1 में इसको लिख लूँ दिस। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे तो लिमिट पुट कर दे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 रखेंगे तो 4 बाई 2 2 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2 माइनस। अब 0 से 1 में है तो 0 से 1 में ये 1 बाई 3 पे अलग हो जाएगा। 0 से 1 बाई 3 पे ये क्या वैल्यूज देगा, 0 से 1 बाई 3 में ये 0 से 1 की वैल्यूज देगा, तो मतलब 3x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 बाई 3 से लेके 2 बाई 3 में भी ये 0 से 1 वैल्यूज देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3x आएगा। और फिर 2 बाई 3 से लेके 1 में भी ये वैल्यूज क्या देगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज देगा या कुछ और देगा। अच्छा, 1 बाई 3 पे ये 1 से 2 देगा ना, 1 से 2 1 से 2 में 3x लिखेंगे या 3x माइनस कुछ करेंगे। 1 से 2 की वैल्यूज होगी तो 1 से 2 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये तो नहीं लिख सकते ना, 3x लिखने से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें फिर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इस क्वांटिटी का जो पीरियड है वो कितना है, फिर से पीरियड वाली क्वांटिटी, इसका पीरियड कितना होगा 1/3। तो 1/3 1/3 1/3, तो 0 से 1/3 में जो हमारा आंसर आएगा वही 1/3 से 2/3 में आएगा और वही 2/3 से 1 में आएगा। तो 0 से 1/3 को क्या कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, और 0 से 1/3 में ये क्या आएगा, 3x आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट वाले सवालों में हम पीरियड का यूज़ करेंगे। इसका पीरियड वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 1 होता है, बट 3x का कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब 0 से 1/3 1/3 से 2/3 और 2/3 से 1 के अंदर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, 3/2 माइनस ये 3 टाइम्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 भी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 1/3 0 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू, जब 1/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 1/2 और फिर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे ये कट गया तो 3/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से सोल्व कर। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने बताई थी ये हम ओनली x हो तब यूज़ करेंगे, 3x और 2x में यूज़ नहीं कर सकते, उससे चीज़ उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, पहली चीज़ तो यहाँ पे पीरियड वाली लगाई कि 1 से 2 में जो आंसर आएगा वही 0 से 1 में आएगा, और फिर 0 से 1 में ये जो पार्ट है ना 3x, इसको स्प्लिट करना डिफिकल्ट है। इससे अच्छा क्या है कि इसका पीरियड निकाला 1/3, तो 0 से 1 में 1/3 1/3 के 3 पार्ट बन रहे हैं, हर पार्ट की वैल्यू इक्वल आएगी, तो 3 टाइम्स 0 से 1/3, और 0 से 1/3 के अंदर ये क्या आएगा 3x ही होगा। इसके आगे हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या आएगी, तो बेटर क्या है कि पीरियड निकाल के वहां से सोल्व कर लें। तो फ्रैक्शनल पार्ट के सवालों में मान लो लिमिट बड़ी दे रखी हो तो उसको क्या करना है, उसका पीरियड फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद उसको सोल्व करना है। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, देखो
ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है हमें, है ना, -π/2 से π/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इवन ओड तो चेक नहीं कर सकते अपन, है ना, इवन होगा कि ओड होगा वो तो चेक नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, इसके अलावा तो 4 लिखा हुआ है और ऊपर dx लिखा हुआ है, और हमारे पास लिमिट गिवन है -π/2 से π/2 dx अपॉन -π/2 कितना होता है, -1.57। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है -1.57 से लेके 1.57 तक जाना है, किसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज। तो पहला -π/2 से -1 लें, -1.57 से 1 तक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2। -1 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2 होगा, होगा ना। और -π/2 से -1 में साइन x का आउटपुट क्या आएगा, वो -1 से 0 के बीच में रहेगा, इसका ग्राफ बना के देख सकते हो, -π/2 से π/2, इसका ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये π/2, ये 0 और ये -π/2। तो -π/2 से 0 के अंदर ये जो है -0 से छोटा नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी और -1 से बड़ा रहेगा। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आई, -2। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आई, -1 +4 इंटू dx तो लगा भाई। फिर -1 से लेके कहाँ तक, 0 तक, -1 से 0 तक ये क्वांटिटी कितनी होगी, -1, ये भी कितनी होगी, -1 होगी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर 0 से लेके 1 तक जाना पड़ेगा, तो -π/2 से π/2, -π/2 से 0, तो अब 0 से 1 जाना है, 0 से 1 में ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्वांटिटी भी, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी ना, 1 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 4, और 1 से लेके 1.57, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो जाएगा 1, साइन x की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी ना, 1 से छोटी, +4। इसको सोल्व करना है अपने को, ठीक है। अब 1.57 नहीं लिखेंगे ना, यहाँ π/2 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 1, ओनली 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, तो x आएगा, इसका मतलब -1 और +π/2, ये कितना है 2, तो बाहर आ जाएगा 1/2। फिर 0 माइनस प्लस, ये 4 है तो 1/4 इंटू 1, और यहाँ पे कितना है 5, तो 1/5 π/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें π/2 है इधर, और उधर कितना है π/10 है ना, पाई में तो ये वैल्यूज है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो पाई के साथ तो है π/2 और π/10, इधर है -1, इधर +1/2 और ये +1/4, तो इनको सोल्व करेंगे तो -1/4 आ जाएगा, -1/4 और -1/5, -1/4 और -1/5, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 20 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 2 12 पाई, और ये कितना आ जाएगा 5 और 4 -9, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3 कॉमन लिया तो 4 पाई -3/20, सी ऑप्शन, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा था, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा था, तो मतलब आउटपुट तो क्या है, इंटीजर्स में ही आना है, और उसके लिए अपने को बस इनको ब्रेक करना है, लिमिट्स को ब्रेक करना आपने ध्यान से कर लिया तो आंसर भी आ जाएगा। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है, बस यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे जो लिमिट्स जा रही है उसके हिसाब से इसका जो आउटपुट है वो ठीक लिख रहे हो आप बस।
सबको समझ आ गया क्या किया गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ पता है, जब -π/2 तक जीरो, -π/2 से जीरो में रहेगी इसका इनपुट, तो ये वैल्यू क्या देगा? -1 से जीरो, और -1 से जीरो की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। तो दो जगह तो हमने -1 लिखा। 0 से π/2 में ये वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0 0, तो यहाँ पे 0 0 लगा। ठीक है, एक सवाल और जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों कंबाइंड दे रखे हैं। हाँ, 21 आंसर करेक्ट है इसका। फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें गिवन है यहाँ पे। पहली क्वांटिटी क्या दे रखी है? 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ मान लो कि कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी, जैसे 50 आ गई, 100 आ गई, 200 आ गई, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है जिसका पीरियड कितना होता है? 1। पीरियड 1 होता है। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? n इंटू 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है? x के बराबर। तो x dx, ये बात समझ में आ गई क्या? जैसे मान लो 0 से 50 लिखा है हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनमें सब में वैल्यूज जो आएगी ना इसकी, वो सेम आएगी। तो 0 से 50 को मैंने 50 टाइम्स 0 से 1 लिख दिया। 0 से 1 में जो आएगा वही 0 से 50 में जो आएगा उसका 50 टाइम्स आएगा। तो ये आंसर आ गया। x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²/2, और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? n/2। तो पहली क्वांटिटी का आंसर आ गया n/2। ठीक है, सेकंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 0 से n तक जा रहा है। 0 से n का मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इंटीजर में जाएगा ये। तो 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मान लो 0 से 1 में गया, तो 0 से 1 में यदि इसके अंदर इनपुट जाता है तो उसका आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, है ना। फिर 1 से 2 में जाएगा तो उसका जो है आउट, यहाँ पे 0 से 1 में जाएगा, 1 से 2 में जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ ये? 1 से 2। ये तो 0 से 1 में था, 1 से 2 में ये हो जाएगा 1.dx। फिर 2 से 3 में क्या आएगा? 2.dx। फिर 3 से 4 में क्या आएगा? 3.dx। ऐसे करते 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 n-1 से n कितना आ जाएगा? 2dx आएगा। ऐसा आएगा। 0 प्लस यहाँ 1 बाहर ले लिया तो इसका 1 का इंटीग्रेशन x में 2 - 1, 1 ही रहेगा। फिर यहाँ 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x में फिर लिमिट लगाएंगे 2 से 3, तो 3 - 2 1, तो हर बार मल्टीप्लाई में क्या आता रहेगा? 1 1 आता रहेगा। n-1 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। तो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, जो क्या होता है? n(n-1/2)। पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगाएंगे तो वहां से आंसर हमें हर बार 1 मिलना है। तो 0 से लेके n-1 मतलब फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम n(n-1/2)। ये क्वांटिटी आ गई, ये आ गई, और एक क्वांटिटी हमें दे रखी है। ये तीन क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी की। तो इसका मतलब n/2, n(n-1/2) एंड कितना लिखा हुआ है? 10^2 - 1। ये क्या करते हैं? फॉर्म्स n, ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जीपी में क्या होता है? बीच वाली टर्म का स्क्वायर, n(n-1/2) का होल स्क्वायर बाकी दो टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n-1। n स्क्वायर से n कैंसिल आउट हो गया क्योंकि n की वैल्यू 0 तो होगी नहीं। एक n-1 से n-1 भी कट गया, तो इधर क्या बचा? n-1/4 इज इक्वल टू, इससे ये कट गया, n-1 कितना आ गया? 20, n कितना आ गया? 21।
तो ये इंटीजर टाइप का सवाल है, आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमें पीरियड का यूज़ करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में वैल्यूज़ निकालनी है। तो इस तरह के सवाल मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप पूछेंगे तो अलग अलग हर बार, तो करना तो आप ही को सोल्व पड़ेगा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि करना क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। इसके बाद जो अगला सवाल बनता है वो, मतलब अगले जो सवाल बनते हैं उसमें इंडेफिनेट का यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन के भी सवाल बनते हैं, तो वो तो हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया, तो उसमें तो लिमिट पुट करने की बात रहती है बस। प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ पे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है किंग प्रॉपर्टी पे, और सबसे ज़्यादा सवाल भी उसी पे पूछे जाते हैं, है ना? सबको पता है किंग प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या माइनस या ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटू डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, है ना? ए से बी में मोस्टली 0 से ए दिया होता है ना, इस तरह से 0 से ए होगा, मान लो एफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। बी, इसमें ए को 0 कर दिया और बी को ए रख दिया, ए को 0 किया, बी को ए किया, तो ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है ना? और यहाँ पे सवाल क्या हमारे पास? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, 1/1 प्लस ई रेस टू पावर साइन एक्स। मान लो ये लिमिट ना हो और आपको ये इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए, तो कैसे करोगे? ई माइनस साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे, है ना? फिर मान लो कि ये इंडेफिनेट में पूछ ले, तो क्या करोगे? ई माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या जाएगा? ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब इसको ये आ गया, अब किसको टी मानेंगे? क्या डिवाइड? ऊपर क्या आएगा? प्लस। ये तो ठीक लिखा है। अब यहाँ साइन एक्स होने की वजह से मैं इस पूरे को टी मानूं, तो क्या बच जाएगा? कोस बच जाएगा ना। ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस 1 को टी लेट करें अपन, तो ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स आएगा पहले तो, और फिर माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो एक्स्ट्रा आ गई। इस वैल्यू एक्स्ट्रा को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं वैसे तो, बट वो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। देखो, ई रेस टू पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1 होगा, फिर लोग ले लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू लोग टी माइनस 1 हो जाएगा, और फिर कोस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये जो है एक्सप्रेशन इनडेफिनेट से सोल्व होने वाला नहीं है इजीली, इसीलिए डेफिनेट के अंदर दिया प्रॉपर्टीज का यूज करना है अपने को। ठीक है, यहाँ ओनली एक्स होता तो बहुत इजीली सोल्व हो जाता। 1/e रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 हो, या 1/1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स, या 1/e रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, वो सारी क्वांटिटीज सोल्व हो जाती। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? माइनस ए से ए टाइप का दिया हुआ है, तो इवन ऑड चेक करे तो कर सकते हो क्या? इवन ऑड तो चेक होगा नहीं, अभी देखा था, क्योंकि ना इससे माइनस कॉमन आएगा और ना सेम एज इट इज ये बनेगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स बन जाएगा। कोस होता तो फिर बात बन जाती हमारी। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा इससे? देखो, ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 0 माइनस एक्स, तो इसका मतलब एक्स को माइनस एक्स से बदल के देखना है। तो पहले तो जो गिवन है उसको कैपिटल आई, जब भी हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो भी वैल्यू है उसको कैपिटल आई के इक्वल ले लेंगे। तो कैपिटल आई हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो माइनस ए से ए देख के इवन ओड वाला एक बार कंफर्म कर लेना, वो तो बन नहीं रहा कुछ, तो उसका तो कोई यूज आएगा नहीं। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1/1 प्लस ई रेस टू पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया? इसमें किंग अप्लाई कर दिया ना,
किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो जो आई है वो क्या रहेगा, आई रहेगा, चेंज तो होगा नहीं उसमें कुछ, लिमिट भी वही रहेगी। बदलेगा क्या, जो x है वो किससे बदल जाएगा, -x से बदल जाएगा, है ना। a प्लस बी करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -x, तो x को बदलना है -x के साथ, ठीक है। -π/2 से π/2, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, e रेस टू पावर -sin x 1 e रेस टू पावर sin x हो जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करे तो ऊपर आ जाएगा e रेस टू पावर sin x, और नीचे हो जाएगा 1 + रेस टू पावर sin x इंटू dx। ये भी क्या बन गया, i। इन दोनों को क्या कर दें, अब प्लस कर दें। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर सेम हो तो उन दोनों को ऐड करने से न्यूमरेटर भी सेम बन रहा है। तो i और i प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2i, -π/2 से π/2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 1 + e रेस टू पावर sin x अपॉन 1 + e रेस टू पावर sin x इंटू, ये कट के कितना हो गया, 1। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x, अब लिमिट क्या है यहाँ पे, -π/2 से π/2, तो π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, पाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। और i कितना आएगा, π/2। तो सबसे ज़्यादा जो गलती होने के चांसेस है वो है, क्योंकि पाई π/2 से पहले दिखेगा आपको। तो 2i की वैल्यू पाई है, ना कि i की वैल्यू। तो ये मिस्टेक हो सकती है, बहुत केयरफुल रहना इस तरह के सवालों में। हर बार लेफ्ट हैंड साइड में जब भी ऐड करते हैं तो 2i बनता है, कभी कभी 2i का i कट भी जाता है, 2 टाइम्स वगैरह लिखा होता है। तो हर चीज़ में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इतना सोल्व कर दिया उसके बाद गलती कर दी, और ये वाला सवाल आता है तो मैक्सिमम बच्चे करेंगे इसको। तो ऐसा सवाल जो मैक्सिमम बच्चे करेंगे उसमें हम गलती करके आ जाएं तो उसका जो नुकसान है वो फिल नहीं किया जा सकता। तो समझ में आ गया। -a टू a में पहला जो सवाल सोल्व किया था उसमें एक प्रॉपर्टी तो लगी थी, बट वहाँ पे इवन और ओड में से कुछ बन रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा, तो उसका कोई फिर आगे यूज नहीं है। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, किंग पे, है ना, किंग लगा के देखेंगे। बट हमें मतलब ध्यान ये रखना है, किंग प्रॉपर्टी सबसे पहले मान लो डेफिनेट का है, और इस एक्सप्रेशन को एज ए इंडेफिनेट हम सोल्व ना कर पाए तो स्टार्ट करेंगे किंग प्रॉपर्टी से, उसको लगा के देखेंगे कि वो अप्लाई हो रही है या नहीं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ना। ट्रिगो के साथ क्या दे रखा है, x, है ना। कोई भी ट्रिगो का एक्सप्रेशन दे रखा हो उसके साथ x 2x या इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, तो इसका मतलब इनडेफिनेट का तो उसमें कोई रोल नहीं है, डेफिनेट का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा रहेगा इस x को यहाँ से हटा दे, x को यहाँ से हटा दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सबसे पहले किंग लगानी पड़ेगी। किंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो इसको i लिख लेते हैं। i क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई x साइन रेस टू पावर 8x अपॉन साइन रेस टू पावर 8x प्लस कोस रेस टू पावर 8x इंटू dx। अप्लाई क्या करना है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो i हो जाएगा 0 से 2 पाई a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 2 पाई माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, 2 पाई माइनस एक्स रख देंगे। साइन के अंदर 2 पाई माइनस एक्स रखने से कोई फर्क नहीं आएगा, पावर इवन है। 2 पाई माइनस एक्स करो, 2 पाई प्लस एक्स करो, पाई माइनस एक्स करो, पाई प्लस एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज तब होता है जब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। पाई के मल्टीपल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब पावर इवन हो तो सेम एज इट इज वही क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी वही आ जाएगा और यहाँ पे भी वही आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से 2 पाई की ये लिमिट लगी हुई है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, हट जाएगा x, बचेगा 2 पाई, और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो साइन की पावर 8x प्लस कोस की पावर 8x। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर पाई आ गया, 0 से 2 पाई
साइन रेज टू पावर 8x प्लस अपॉन साइन रेज टू पावर 8x प्लस कोस रेज टू पावर 8। अब देखो ये ट्रिगो से सोल्व अभी भी नहीं होगा, तो जब भी साइन और उसके साथ नीचे साइन कोस हो तो इसका मतलब साइन की जगह कोस बना दे, ऊपर कोस की पावर 8 बना दे और फिर उन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ दे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए π/2 माइनस एक्स की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ अभी कितना है 2π। 0 से 2π में ये कौन सा फंक्शन है, इवन, इवन है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 2 को हटा सकता हूँ मैं, 0 से 2a में इवन फंक्शन हो तो ट्वाइस ऑफ 0 to a लिख सकते हैं क्या, या ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी तो एग्जैक्ट ही होती है, 0 से 2a में f ऑफ x dx को इवन ऑड से नहीं देखते इसके अंदर, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स यदि fx के बराबर आ जाता है तो मैं 0 से 2a को 0 से a में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 0 से a में कन्वर्ट करने के लिए बाहर आ जाएगा 2π, 0 से पाई साइन रेज टू पावर 8x अपॉन साइन रेज टू पावर 8x प्लस कोस रेज टू पावर। अब फिर से यही प्रॉपर्टी लगा दें कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो फिर आ जाएगा यहाँ 4π और 0 से π/2, तो इसको बनाना पड़ेगा 0 से π/2 में पहले। साइन रेज टू पावर 8x अपॉन साइन रेज टू पावर 8x प्लस कोस रेज टू पावर 8x इंटू dx। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू i है, तो फिर i क्या हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा 0 से π/2 कोस रेज टू पावर 8 अपॉन साइन रेज टू पावर 8 प्लस कोस रेज टू पावर 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन रेज टू पावर 8x और प्लस कोस रेज टू पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन रेज टू पावर 8x प्लस कोस रेज टू पावर 8x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2i की वैल्यू हो जाएगी 4π 0 से π/2 1 डॉट dx। 4π ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, ये 2i की वैल्यू है, ये कट के कितना हो जाएगा 2, 2i इक्वल टू 2π स्क्वायर से ये कट जाए। तो इतना करने के बाद भी गलती करने के स्कोप बहुत सारे हैं, है ना, 2π कर दो या 4π कर दो, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह का दे रखा है पाई स्क्वायर और 2π स्क्वायर, तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे पहले किंग अप्लाई किया, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर वापस से किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की। ये कब करना है, जब x साथ में मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे जो पावर होगी वो इवन दी होगी, है ना। मान लो 2021 में सवाल आता है 2022 में, तो 2022 लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर कितनी बड़ी लिख दो, क्योंकि उस पावर का कोई रोल नहीं है, हमें तो प्रॉपर्टीज लगानी है यहाँ पे। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों आंसर लॉग में दिए है ना, एक जीरो नहीं लिखा है ना, जीरो लिखा होता तो हमारी नज़र ऑप्शंस पे पहले जाती है। दिख रहा है किसी को जीरो लिखा हुआ, डी ऑप्शन log 1 जीरो होता है, और देखो यहाँ 1 भी लिखा हुआ है, तो सब कुछ log में इसीलिए लिखा है। हमें -π/4 से π/4 g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब x की जगह क्या रखना है एफ एक्स, और यहाँ पे भी x की जगह एफ एक्स रखना है, तो ये क्या बन जाएगा log 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स इंटू dx। अब क्या करेंगे, एक बार इवन है कि ओड है, तो इस एक्सप्रेशन को चेक करना है, यहाँ तो log लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को चेक करें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कोस एक्स। ये log हमारी हेल्प करेगा माइनस को बाहर लाने में। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया ना। तो मैं वापस इसको ऊपर लेके जाऊं तो 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स की पावर क्या लिखनी पड़ेगी -1,
और log के अंदर ये लिखा हुआ है, तो log में किसी भी वैल्यू की पावर -1 हो तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो x को -x से रिप्लेस करने पे, या ऐसा बोल सकते हैं f ऑफ -x किसके बराबर आ गया, यहाँ f ऐसा नहीं लिखेंगे ना, f कुछ और है, जो भी इस पूरी क्वांटिटी को gx है ना, हाँ, g ऑफ -x किसके बराबर आ गया, -gx। तो gx क्या हो गया, ओड। gx ओड फंक्शन भी है और लिमिट -a से a भी लगी हुई है। तो -a से a में यदि यहाँ पे ओड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0, जो कि यहाँ लिखा हुआ है log 1। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ इसके अंदर पूरा f के अंदर रखा ना हमने, g ऑफ f ऑफ -x, तो आ गया माइनस का g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ g ऑफ f(x) क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया। जब भी हमें 2 या 3 इंटीग्रल्स को आपस में कंपेयर करना हो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कंपैरिजन में हमें उसकी वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, अपने को बस आपस में अंदर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे 0 से 1 के अंदर ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव ही है, ये क्वांटिटी भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो जैसे कि मान लो 0 से 1 में 3 क्वांटिटीज के मैं ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ ऐसे बना, दूसरा ग्राफ ऐसे बना, तीसरा ग्राफ ऐसे बना, 0 से 1 के अंदर ये 1 आ गया। तो अब 0 से 1 में इसको नाम दे दूं मैं f(x), इसको g(x) और इसको h(x). ठीक है, तो 0 से 1 में f(x) का बाउंडेड एरिया तो ये है, gx का बाउंडेड एरिया ये हो जाएगा और hx का बाउंडेड एरिया ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन I1, इसका I2 और इसका I3 हो तो सबसे बड़ा किसका होगा, hx का होगा ना। तो जीरो जिस इंटरवल में पूछा गया उस इंटरवल में जिस क्वांटिटी की वैल्यू बड़ी होगी उसी के कोरेस्पोंडिंग एरिया ज़्यादा आएगा, और उसका डेफिनेट वैल्यू जो आएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले 0 से 1 में इंटरवल क्या हमारा, 0 से 1, 0 से 1 में x बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर बड़ा होता है एक्स क्यूब से, ये तो पता है। 0 से 1 की वैल्यू मान लो 1/2 ले तो 1/2, 1/4 और 1/8 हो जाएगा। तो x एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा होगा, और माइनस लगा दे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, -x³, फिर -x² और फिर -x। अब इस पे क्या अप्लाई किया गया है, e रेज टू पावर, e की पावर लगाए हम, तो e की पावर 1 से बड़ी है, बेस 1 से बड़ा हो गया ना, e की पावर लगा रहे हैं, तो किसी भी क्वांटिटी पे बेस 1 से बड़ा अप्लाई किया जाए तो इनइक्वलिटी पे साइन चेंज नहीं होगा। तो e की पावर -x, e की पावर -x² और e की पावर -x³। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत, ये क्वांटिटी बड़ी होगी पूरे इंटरवल में 0 से 1 के अंदर, पूरे इंटरवल में बड़ी होगी तो उससे बाउंडेड एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक, अब इन दो क्वांटिटीज पे कोस स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है ना, कोस स्क्वायर 0 से 1 में कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। अब किसी क्वांटिटी में 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें इन दो में, तो वो इससे तो छोटी रहेगी ना, और यहाँ तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ई रेज टू पावर -x कोस स्क्वायर एक्स, ई रेज टू पावर -x² कोस स्क्वायर एक्स, और ई रेज टू पावर माइनस का x, ये ऐसे ही रहेगा। कोस स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में जब x 0 से 1 डालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, और 0 से 1 के बीच की कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी नहीं बन जाएगी, छोटी बनेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको और अच्छे से समझना है तो ये मान लो क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल 1/3, 1/2 और इधर ले लेता हूँ 1/4, ऐसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इनकी वैल्यू।
अब इस क्वांटिटी में मान लो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो क्या हो जाएगी, उससे तो और छोटी हो जाएगी ना। तो एरिया निकालना है अब इसका बाउंडेड कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो 0 से 1 में जो एरिया आएगा वो भी इसी सीक्वेंस में आएगा ना, dx dx और dx। तो e रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब का एरिया 0 से 1 में बड़ा होगा, तो I3 बड़ा होगा I2 से, I2 बड़ा होगा I1 से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कंपैरिजन करना है, इसके अंदर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना।